नमस्कार दोस्तों, मैं बर्जमान मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन द्वितीय श्रेणी अध्यापक का माइनर टेस्ट पेपर 5 सॉल्यूशन करेंगे, जो कलाम एकेडमी के द्वारा 8 जून 2025 को पेपर आयोजित करवाया गया था। साथियों, इससे पहले 4 माइनर टेस्ट पेपर और 1 मेजर टेस्ट पेपर कुल मिला के 5 टेस्ट पेपर अपन ले चुके हैं। ठीक है, और ये माइनर टेस्ट पेपर 5 आज अपन देखने वाले हैं। तो जितने भी साथी नए हैं वह चैनल से जुड़ जाना, अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर मिल ही रही है। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अपन एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं पूरा, और जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। देखिए साथियों, थार के मरुस्थल का भाग नहीं है शाहबाद उच्च भूमि, गोडवाड़ प्रदेश, बांगर प्रदेश और देवगढ़ का पिंडमांट मैदान। तो मरुस्थल का भाग कौन सा नहीं है? एक तो शाहबाद उच्च भूमि नहीं है, ठीक है, और एक देवगढ़ का जो पिंडमांट मैदान है ये भी मरुस्थल का भाग नहीं है। देखो, शाहबाद उच्च भूमि तो ये कहाँ पर है? ये है बारह जिला जो है। ठीक है, 12 जिले का पूर्वी भाग, वहाँ पर जो शाहबाद क्षेत्र है इसके आसपास जो उच्च भूभाग है उसको कहते हैं शाहबाद उच्च भूमि। ठीक है, समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वह है 300 मीटर, और ये जो शाहबाद उच्च भूमि जो 12 क्षेत्र है ये सहरिया जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो ये आ जाता है दक्षिण पूर्व का भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग में जाएगा शाहबाद उच्च भूमि। ठीक है, देवगढ़ का जो पिडमांट मैदान है साथियों ये है राजसमंद देवगढ़। देखो, देवगढ़ है राजसमंद से जाजपुर भीलवाड़ा का मैदान। ठीक है, तो ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जाएगा, पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर, पूर्वी मैदानी में जाएगा ये। तो शाहबाद उच्च भूमि तो आ गई दक्षिण पूर्वी के अंदर, और देवगढ़ का जो पिडमांट मैदान है ये पूर्वी मैदान में आ जाएगा। तो यहाँ पर थार मरुस्थल का भाग कौन सा नहीं है? शाहबाद उच्च भूमि और देवगढ़ का पिडमांट मैदान, यानी पहला और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा। देखो, ये जो बांगर प्रदेश है, बांगर प्रदेश ये होती है अनउपजाऊ मिट्टी का जो मैदान होता है जहाँ पर खेती अपन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अनउपजाऊ मिट्टी का मैदान कहलाता है बांगर। और जो गोडवाड़ा प्रदेश है इसको लूणी बेसिन भी कहा जाता है। तो ये लूणी जो नदी है इसका आसपास का क्षेत्र कहलाता है गोडवाड़ा प्रदेश। तो यहाँ पर अपन राइट आंसर करेंगे इसका 1 और 4। ठीक है, शाहबाद उच्च भूमि और देवगढ़ का पिडमांट मैदान ये मरुस्थल के भाग नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जसूसर, सालीसर तथा मलसीसर आदि स्थित है। जसूसर, सालीसर और मलसीसर ये हैं शेखावाटी बेसिन के अंदर। ठीक है, शेखावाटी बेसिन। देखो, ये सरोवर या तालाब जो होते हैं शेखावाटी बेसिन क्षेत्र में, सरोवर या फिर तालाब, उनको कहा जाता है जसूसर, सालीसर या मलसीसर। तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, तारागढ़ चोटी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल, तारागढ़ चोटी जो है इसकी ऊंचाई है साथियों 873 मीटर, 873 मीटर है, और ये जो तारागढ़ अजमेर के अंदर है तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल पहला सही है। ठीक है, रोजा बाखर जालौर पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। साथियों ये गलत है। रोजा बाखर जो है, ठीक है, रोजा बाखर तो इसकी जो ऊंचाई की बात करते अपन तो ये है 730 मीटर ऊँची। रोजा बाखर 730 मीटर ऊंची है, जबकि जालौर का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह है सुंदा पर्वत, इसकी ऊंचाई है सुंदा पर्वत है। ठीक है, कौन सा है? सुंदा पर्वत जालौर के अंदर है, बीनमाल में, इसकी ऊंचाई है 991 मीटर। तो ये है जालौर का सर्वोच्च शिखर, कौन सा है? सुंदा पर्वत। ठीक है, तो ये दूसरा यहाँ पर क्या हो गया? गलत। और परवेरिया तथा सुरा घाट मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं, तो ये तो बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी गलत हो गया इसमें, और ए और सी सही कथन हो जाएगा इसमें, ए और सी, यानी पहला ऑप्शन ही सही है। देखो, ए और सी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आकल ब्रह्मासर के समुद्री निक्षेप किस काल से संबंधित है? आकल और ब्रह्मसर के जो समुद्री निक्षेप हैं किस काल से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा जुरेसिक काल, जुरेसिक काल। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से अवरोधी बालुका स्तूप का विस्तार क्षेत्र है। देखो, अवरोधी बालुका स्तूप ये जो अवरोधी बालुका स्तूप है ये बनते हैं हवा के विपरीत,
हवा के विपरीत, तो पुष्कर तथा बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र आ जाएगा इसमें। नाग पहाड़ और बिचुन पहाड़ क्षेत्र भी आ जाएगा इसमें। और जोबनेर क्षेत्र ये भी आ जाएगा, यानी इसके अंदर सभी के सभी आ जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, ये बालू अवरोधी बालू का स्तूप समझ गए। जो हवा के विपरीत दिशा में बनने वाली जो बालू का स्तूप है उसको कहते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। छठा प्रश्न देखो, निम्न में से अरावली की पहाड़ियों का ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम, ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन गोगुंदा चोटी जो है इसमें जाएगा, देखो 4 नंबर गोगुंदा चोटी उदयपुर के अंदर है, 840 मीटर, इतनी 840। ठीक है, उदयपुर के अंदर है। उसके बाद सज्जनगढ़ भी उदयपुर के अंदर है, 938 मीटर। बात आती है दिलवाड़ा की, तो ये 1442 आ जाएगी। दिलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही के अंदर। और शेर चोटी है, शेर 1597 और ये 1597 भी सिरोही के अंदर। तो क्रम होगा देखो 840, फिर 938, फिर 1442 और फिर 1597 हो गया आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो गोगुंदा, सज्जनगढ़, दिलवाड़ा और शेर। गोगुंदा और सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, दिलवाड़ा और जो शेर है यह है सिरोही के अंदर। तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह उत्तरी अरावली से संबंधित है। देखो उत्तरी अरावली, तो इसमें जाएगा देखो सिरावास और बबाई। सिरावास चोटी है अलवर के अंदर और 651 मीटर है, 651 मीटर सिरावास अलवर के अंदर है। और बबाई चोटी जो है झुंझुनू के अंदर है, 900 मीटर, सॉरी 780 मीटर। ठीक है, बबाई 780 मीटर, 780 मीटर। देखो बबाई है झुंझुनू के अंदर और सिरावास कहाँ पर है, अलवर के अंदर। ठीक है, देखो लीलागढ़ चोटी है, लीलागढ़ ये राजसमंद में है, 874 मीटर, 874 मीटर है राजसमंद के अंदर। और जो काटड़ा उदयपुर के अंदर है, 450 मीटर, 450 मीटर उदयपुर के अंदर है काटड़ा। इधर सायरा जो चोटी है उदयपुर के अंदर है और ये सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर, कितनी है 900 मीटर। कमलनाथ उदयपुर के अंदर है और कमलनाथ की ऊंचाई है 1001 मीटर। इधर दोनिया जो डूंगर है, दोनिया डूंगर जो उदयपुर के अंदर 1183 मीटर। और ऋषिकेश चोटी है, ऋषिकेश कहाँ पर है, सिरोही के अंदर 1017 मीटर, ऋषिकेश 1017। तो ये जो चोटियाँ साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं। ठीक है, तो चोटे से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा उत्तरी अरावली की, तो सिरावास और बबाई। बाकी ये सारी चोटियाँ हैं ये हैं दक्षिणी अरावली की चोटियाँ। ठीक है, सिरावास और बबाई जो चोटी है ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। सिरावास अलवर के अंदर है और बबाई है झुंझुनू के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से सत्य कथन है। सत्य कथन, ऊंडिया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, बिल्कुल सही है। बोराट पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये भी सत्य है। और पोतवार का जो पठार है उत्तरी पूर्वी अरावली में स्थित है, तो ये भी बात सत्य है। यानी इसमें जाएगा 2 नंबर, 1, 2, 3 सभी सत्य। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन, देखो अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्व की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करती है, नहीं प्रोत्साहित नहीं करती है साथियों। ठीक है, राजस्थान का पूर्वी मैदान भारत के गोंडवाना का हिस्सा है, नहीं यह है पूर्वी मैदान तैतीय सागर का अवशेष, तैतीय सागर का भाग है ये, तैतीय सागर का। विंध्यन कगार दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है, हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, विंध्यन कगार जिसमें करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिला आता है, तो ये सही है। यहाँ पर माही बेसिन को गोडड़ बेसिन कहा जाता है, नहीं माही बेसिन को नहीं कहते, गोडड़ बेसिन कहते हैं लूणी बेसिन को, तो इसमें जाएगा लूणी बेसिन। तो यहाँ पर सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है कि घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो ये रामगढ़ जो पहाड़ी है ये शाहबाद की उच्च भूमि है जो 12 के अंदर कहाँ पर है, 12। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में सम्मिलित है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, तो यहाँ पर पोखरण का फलोदी आ जाएगा इसमें,
3 नंबर। देखो बालू का जो मुख्य क्षेत्र है इसमें जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा और बाड़मेर ये जिले इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर जाएगा इसमें पोखरण फलौदी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पहला स्टेटमेंट है इसमें, इस प्रदेश में नदियों के द्वारा रेतीली मिट्टी से बांगर तथा बाढ़ से रोही के मैदान का निर्माण हुआ है। तो बात सही है, 12 में पहला तो सही है, ठीक है। दूसरा है, इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। साथियों गलत है। देखो 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, तो ये गलत है। इस प्रदेश के सीमाना क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ी स्थित है, हाँ ये भी बात सत्य है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है 1 और 3, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। देखो बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है सतुर, और सतुर की जो ऊंचाई है वह है कितनी 353 मीटर। सतुर चोटी 353 मीटर ऊंची है, सर्वोच्च चोटी है बूंदी पर्वत श्रेणी की। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित स्थलाकृति भूदृश्य में असंगत युग्म की पहचान करें। देखिए पहला है यहाँ पर ढांड, मरुस्थलीय प्रदेश में अस्थायी जिलों को कहा जाता है, तो सही है। इंसेलबर्ग कहते हैं अवशिष्ट पहाड़ियों को, ये भी सत्य है। रेग रेतीला मरुस्थल ये गलत है। देखो नेबखा झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप नेबका कहलाता है, तो यहाँ पर गलत कौन सा है 3 नंबर। देखो रेग क्या होता है, रेग तो रेग होता है साथियों ये रेतीला मरुस्थल तो कहलाता है, क्या कहलाता है रेतीला मरुस्थल इर्ग, रेतीला मरुस्थल कहलाता है इर्ग। और एक और मरुस्थल होता है पथरीला मरुस्थल, ठीक है। पथरीला मरुस्थल को कहते हैं हमादा, ये तो हमादा होता है, पथरीला मरुस्थल ये होता है पथरीला, ठीक है। तो अब पथरीला और ये रेतीला इन दोनों का जो मिश्रित रूप है उसको कहा जाता है क्या रेग, उसको याद कहते हैं रेग कहते हैं, ठीक है। तो रेग अपन कह सकते हैं मिश्रित मरुस्थल, ये है साथियों मिश्रित मरुस्थल है, मिश्रित मरुस्थल है रेग, ठीक है। इसमें इर्ग जाता है जो रेतीला मरुस्थल है और हमादा पथरीला मरुस्थल है, तो मिश्रित मरुस्थल कहलाता है रेग। और ये मिश्रित मरुस्थल जो है बाड़मेर, जालोर, सीकर और झुंझुनू क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है, ठीक है। और जो इर्ग साथियों इर्ग जो रेतीला मरुस्थल है ये रेतीला मरुस्थल कहाँ पर जैसलमेर के अंदर, और जो हमादा है पथरीला मरुस्थल इसमें फलौदी, सिवाना और पोखरण क्षेत्र इसमें आता है। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है ये क्या है असंगत है, ठीक है। रेग कहते पर मिश्रित मरुस्थल को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मेवल क्या है, मेवल क्या है। तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पर्वतीय जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है मेवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अरावली देखो यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है, तो बात सही है प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है। इस पर्वत श्रेणी की औसतन ऊंचाई 750 मीटर है, नहीं ये गलत है। औसतन ऊंचाई है कितनी 930 मीटर, 930 मीटर, तो ये गलत है। दूसरा, इस पर्वत श्रेणी का निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से अलग होने के समय माना जाता है, ये सत्य है। और अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है, ये भी सत्य है। असंगत हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, असंगत ऑप्शन नंबर 2। ये 750 नहीं आएगा 930 मीटर आएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली को दक्षिण पूर्वी पठार से अलग करने वाला भ्रंश या दर्रार है। साथियों महान सीमा भ्रंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित है। बीहड़, तो बीहड़ से आ जाएगा सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा। देखो बीहड़ क्या होता है, चंबल नदी का जो आसपास का क्षेत्र है उसको कहते हैं यहाँ पर सवाई माधोपुर, कोटा और धौलपुर में बीहड़, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पठारों के पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो पठार दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें जाएगा हाड़ौती, फिर ऊपरमाल का पठार, फिर लसाड़िया का पठार, फिर बोराट का पठार, फिर आबू का पठार।
हाड़ौती का पठार कोटा बूंदी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में। ऊपर माल का जो पठार है साथियों, ये बेंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठार है, ऊपर माल का पठार। लसाड़िया का पठार सोलंबर के अंदर है। भोराट का जो पठार है, ये बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से घुघुंदा उदयपुर के बीच में, और बोराट के पठार की ऊंचाई है 925 मीटर, ठीक है। और आबू का पठार सिरोही के अंदर है, इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर, 1200। आबू का पठार सिरोही में। बोराट का पठार कहाँ पर है, तो बोराट का जाएगा कुंभलगढ़ राजसमंद से घुघुंदा उदयपुर। तो इसमें 2 नंबर सही है 19 में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है। 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो इसमें जाएगा पाली, ठीक है। देखो चूरू, बाड़मेर और बीकानेर, ये जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो इसमें पूछा 30 सेंटीमीटर, तो बीकानेर, चूरू और बाड़मेर जाएगा इसमें। पाली ये 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं से सितंबर से दिसंबर के मध्य होती है, ये गलत है। देखो अधिकांश वर्षा होती है कहाँ पर, तो ये होती है अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिकतम वर्षा होती है, और सितंबर से दिसंबर नहीं होती है, ये होती है जुलाई अगस्त, जुलाई से अगस्त, ठीक है। जुलाई अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। और ये वर्षा होती है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर वर्षा, 60, ठीक है। दूसरा कि अरब सागरीय मानसून राज्य में अधिक वर्षा करता है, नहीं, अधिक वर्षा करता है बंगाली खाड़ी का मानसून। झालावाड़ में औसतन वर्षा 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, नहीं, झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ राज्य में शीतकाल में वर्षा करते हैं, ये सही है, बाकी तीनों गलत है। यहाँ पर 21 में 4 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला युगम स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो जोधपुर नागौर है इसमें, सीकर झुंझुनू है, पाली जालोर है, दौसा जयपुर ये नहीं है, दौसा जयपुर, ठीक है। ये दौसा जयपुर आता है उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंदर, जो पर्वतीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, तो इसमें आ जाएगा दौसा और जयपुर। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में जनवरी माह में निम्न में से किस जिले का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो इसमें बाड़मेर, कोटा, बारां और बूंदी, चारों इसमें आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर जाएगा झुंझुनू, अलवर और धौलपुर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है। देखिए, वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता ये तो है, पर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा ये नहीं है, आर्द्र मानसूनी जलवायु की प्रधानता, ये भी नहीं है, ठीक है। और वर्षा का असमान वितरण ये है, तो पूछा नहीं है, तो 2 और 3 इसमें जाएगा 2 3, ऑप्शन नंबर 2। 26 नंबर क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न यानी संकेताक्षर जलवायु दशा में से सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, एस यानी ग्रीष्म शुष्क, सी उपाद्र जाएगा, बी उष्ण आधार आ जाएगा। देखो डब्ल्यू पूर्ण शुष्क, ये गलत है, डब्ल्यू में जाएगा मरुस्थलीय शुष्क जलवायु, इसमें जाएगा डी के अंदर, ठीक है, मरुस्थलीय शुष्क जलवायु, तो ये पूर्ण शुष्क गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखो CWG जयपुर, BWHW गंगानगर, BSHW चित्तौड़गढ़ ये गलत है, और AW प्रतापगढ़। देखो चित्तौड़गढ़ जो है इसमें
ये चित्तौड़गढ़ AW और CWG दोनों के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन। यहाँ पर हो जाएगा क्या बोले, सी, ऑप्शन नंबर 2। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मावट होती है, किससे होती है मावट? तो ये होती है शीतकालीन चक्रवातों से मावट। 29 नंबर क्वेश्चन है अरब सागरीय मानसून की दिशा होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, 4 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है मानसून प्रत्यावर्तन की अवधि है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की परिवर्तनशीलता हो जाती है। देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर तो कम होती है, क्या होती है, कम। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 997 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, जुलाई माह में 997, तो ये गुजरती है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से। ठीक है, देखो जालोर, पाली, अजमेर और टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ से गुजरती है 999, 999। एक होती है 1000, जो सिरोही उदयपुर, देखो सिरोही उदयपुर, इसमें चित्तौड़ नहीं आता है, सिरोही उदयपुर, सलोम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, यहाँ से गुजरती है 1000 मिलीबार। और 998 गुजरती है, इसमें बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, 998, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 32 में क्वेश्चन नंबर 33 है राजस्थान के कौन से भाग में सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाना प्रकार की जलवायु तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो देशांतर स्थिति, ये नहीं है। ठीक है, मानसूनी व चक्रवाती हवाएं हैं, उच्चावच भी है, समुद्र से दूरी भी है, तो 1 नंबर इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राजस्थान में रावली का विस्तार किस दिशा में होता है? तो अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, इसमें जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दिशा कौन सी है? तो इसमें जाएगा संवहनीय क्रियाएं, 4 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कौन से जिलों का समूह है जून से सितंबर के मध्य सामान्यतः 70 से 80 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है? तो इसमें जाएगा धौलपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी सहायक नदियाँ सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है, देखो सोम, मेसवा और सारनी, ये गलत है। देखो सारनी तो सोम की सहायक नदी है, जबकि मेसवा जो है, मेसवा ये है साबरमती की, साबरमती। देखो सोम की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें कौन कौन सी आ जाएगी? तो गोमती, सामरी, टिड्डी, झामरी, जाखम और सारणी, यह है सोम की सहायक नदियाँ। देखो मेसवा है साबरमती की, तो ये गलत है। माही, मोरन और ईरू सही है। लूणी की सागी और बांडी सही है। साबरमती की हथमती और माजम, ये भी सही है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित नदी संबंधित जिला में से सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। देखो ये पहला गलत है, इसमें वेत्रक, बांसवाड़ा, तो वेत्रक का डूंगरपुर, इसमें जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, रूपनगढ़, अजमेर, कुराल, बूंदी और परवन, 12, बाकी सभी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है नदियाँ और उद्गम स्थल। देखो ब्राह्मणी नदी हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के निकट से इसका उद्गम होता है। मेज नदी जावद पहाड़ियाँ MP, तो ये गलत है। मेज नदी का जो उद्गम है साथियों ये होता है भीलवाड़ा में, मांडतगढ़, धनवाड़ा की पहाड़ियों से। ठीक है, तो ये दूसरा गलत है। पार्वती का सिंहौर क्षेत्र MP से उद्गम होता है और खारी पिजराला ग्राम की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है, तो 2 नंबर यहाँ पर गलत है। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों यानी नदी प्रवाह दिशा
में से सही सुमेलित युग्म की पहचान करें। सही सुमेलित, तो यहाँ पर देखो साबी उत्तर पूर्व, ये सही है, साबी उत्तर पूर्व, बाकी सभी यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से कौन सा नदी युग्म अरब सागरीय पतंत्र का हिस्सा नहीं है। देखो पश्चिमी बनास व मोरियन, तो पश्चिमी बनास, मोरियन, मानसी, वेतरक, गुइया और सागी, यह सभी अरब सागर का पतंत्र है। मोरेल और ढूंढ, मोरेल और ढूंढ, तो देखो इसमें से भी जो मोरेल है, मोरेल ये तो अरब सागर का ही है, जबकि ढूंढ जो नदी है ये बंगाल घाटी का अपर क्षेत्र में आती है ढूंढ, ठीक है। ढूंढ नदी है ये बनास की सहायक नदी, तो ये तीसरा यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। भीमलत जलप्रपात, तो ये मांगली नदी पर है, बूंदी में। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिराती है। कच्छ के रण में जल गिराती है, तो इसमें आ जाएगा पश्चिमी बनास और लूणी, पश्चिमी बनास और लूणी नदी, ठीक है। देखो माही, माही खंबात खाड़ी में जल गिराती है, खंबात खाड़ी में, ठीक है, माही। और पश्चिमी बनास ये कच्छ के रण में जाती है। साबरमती, साबरमती भी खंबात खाड़ी में जल गिराती है, जबकि लूणी ये कच्छ के रण में जाती है। माही और लूणी, तो माही तो खंबात खाड़ी में और लूणी कच्छ के रण में, तो यहाँ पर आ जाएगा कच्छ के रण में पश्चिम बनास और लूणी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सागरमती तथा सरस्वती धाराओं का मिलन स्थल है, तो इनका मिलन स्थल है गोविंदगढ़। क्वेश्चन नंबर 46 है, द्रव्यवती नदी निम्न में से किस जिले में जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। द्रव्यवती नदी, इसमें जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित नदी संगम स्थल में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखो संगम स्थल कोठारी, नंदराई, भीलवाड़ा, तो ये तो सही है, कोठारी, नंदराई, भीलवाड़ा में, ठीक है। खारी, देवली, टोंक, ये भी सही है। ढाई, ढाई देव बिकोद, भीलवाड़ा, ये गलत है। जो ढाई नदी है, ढाई ये नसीराबाद, अजमेर से इसका उद्गम होता है और संगम होता है राजमहल, देवली, टोंक के अंदर, बनास में, तो ये गलत है, ठीक है। मासी, बिसलपुर, टोंक, ये भी सही है, इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से ऊपर माल पठार से उद्गमित होने वाली नदी है, तो यहाँ से कौन सी नदी आती है। कुराल नदी, ऊपर माल के पठार से। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जब घग्गर नदी अपने पूरे उफान पर होती है तो इसकी बाढ़ का प्रकोप देखा जा सकता है। कहाँ पर देखा जा सकता है, तो हनुमानगढ़ जंक्शन में, हनुमानगढ़ जंक्शन में। 50 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से निम्न नदियों के व्यवस्थित आरोही क्रम की पहचान करें। आरोही क्रम की पहचान करें, तो इसमें जाएगी माही, चंबल, लूणी और बनास। माही, चंबल, लूणी, बनास। 51 नंबर क्वेश्चन है, बनास नदी के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो राजसमंद जिले में खमनोरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। पूर्णतः राजस्थान में बाहों की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, यह अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तीसरा गलत है, सिवान व चंद्रभागा इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये गलत है, ठीक है। देखो बनास की सहायक नदियों में मैनाल आती है, मानसी आती है, खारी आती है, काली सील आती है, कोठारी, बेड़च, बांडी, ढाई, ढूंढ और मोरेल, यह इनकी सहायक नदियाँ। चंद्रभागा जो नदी है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है, चंद्रभागा, तो ये गलत है यहाँ पर। 52 नंबर क्वेश्चन है, देखो एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि यह नदी थानागाजी में उदयनाथ की पहाड़ी से उद्गमित होती है और वराह और लसवारी उपनाम से इसको जाना जाता है। बिल्कुल कौन सी नदी है, रूपारेल नदी, रूपारेल नदी। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है। तो चंबल में बाएं किनारे से मिलती है बामनी नदी, बामनी। 54 नंबर क्वेश्चन है,
आहू नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है? देखो, आहू नदी, तो आहू नदी का उद्गम होता है सुसनेर एमपी से, सुसनेर एमपी से इसका उद्गम होता है और नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश स्थित त्रिकोणीय कोप बेसिन का निर्माण करने वाली नदियों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। तो इसमें चंबल आ जाएगी, काली सिंध और पार्वती, चंबल, काली सिंध, पार्वती। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में किया गया पहला प्रयास नेहरू रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। देखो, नेहरू रिपोर्ट तो 10 अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई थी, 10 अगस्त 1928। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, पहला कि मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पटना में हुई बैठक में संविधान सभा के गठन की मांग की गई, जो कि संविधान सभा के गठन की प्रथम आधिकारिक मांग थी। बिल्कुल पहला सही है। दूसरा कि संविधान सभा के गठन की भारतीय मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 ईस्वी में लॉर्ड लीलनीतको के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया, तो ये भी सत्य है, यानी दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो समझ आएगा 3 नंबर, 1 व 2 दोनों। 58 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करिए। देखिए, संविधान सभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया गया, सही है। ब्रिटिश प्रांतों को 3 वर्ग यानी ए बी सी वर्गों में विभाजित किया गया, ये भी सही है। देशी रियासतों के लिए 93 सीटें रखी गई थी, ये सत्य है। और ब्रिटिश भारत के लिए 292 सीटों का प्रावधान किया गया, नहीं, ये गलत है। ब्रिटिश भारत के लिए यहाँ पर 296 सीटें थी, ठीक है। ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटों का प्रावधान किया गया था, इनमें से 292 थी गवर्नर के प्रांतों से, ठीक है, और 4 थी चीफ कमिश्नर प्रांतों से। तो यहाँ पर 296 आ जाएगा, तो ये तीसरा यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला कि संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हुआ, ये भी गलत है। और संविधान सभा एक पूर्णतः निर्वाचित निकाय थी, ये भी गलत है। यानी 1, 2, 3 असत्य कथन है इसमें, ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 असत्य हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद से कब पारित हुआ था? तो ये 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन है, सम्मिलित करें। देखिए, बिहार में आवंटित सीटें कितनी थी? 36। पश्चिमी बंगाल में थी 19, उड़ीसा में थी 9 और मद्रास में थी 49, ठीक है। 3, 4, 2, 1 इसमें जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। बासठ नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में सम्मिलित एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य थी, एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य कौन थी? एनी मस्क्रेनी। 63 नंबर क्वेश्चन है, असम्मिलित का चयन करें, यानी संविधान सभा में सदस्य और संबंधित रियासत। बलवंत सिंह मेहता थे उदयपुर रियासत से संबंधित, सरदार सिंह थे खेतड़ी से संबंधित, रामचंद्र उपाध्याय ये भरतपुर से नहीं थे, ये थे अलवर रियासत से, अलवर, ठीक है। और जसवंत सिंह बीकानेर, ये सही है। 3 नंबर इसमें हो जाएगा असम्मिलित। 64 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना कब प्रकाशित हुई थी? कैबिनेट मिशन योजना तो 16 मई 1946 को। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस विद्वान ने भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान की जननी यानी मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो यहाँ पर जाएगा के.वी. राव, के.वी. राव। क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में किस प्रांत से सर्वाधिक सदस्य उपस्थित रहे थे? देखो, सर्वाधिक जो सदस्य रहे थे वो रहे थे मद्रास प्रांत से, इसमें जाएगा 2 नंबर। और मद्रास से कितने रहे थे? तो मद्रास प्रांत से रहे थे 43 सदस्य, ठीक है। संयुक्त प्रांत से थे 42 सदस्य, पश्चिमी जो बंगाल है यहाँ से 26 थे, और बम्बई प्रांत से थे 19। तो सर्वाधिक रहे थे मद्रास प्रांत से।
क्वेश्चन नंबर 67 है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कुछ देशों से प्राप्त शुभकामना संदेशों का वाचन किया था। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। देखो, चीन है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि संविधान सभा की पहली समिति प्रक्रिया नियम समिति थी। इस समिति में शामिल एकमात्र महिला सदस्य थी। एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? दुर्गाबाई। 4 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो प्रारूप समिति की कुल बैठकें हुई थी 141। 70 नंबर में पूछा है असम्मिलित का चयन करें। यानी संविधान सभा की समितियां हैं और इनके अध्यक्ष। देखो, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, सही है। झंडा समिति जेबी कृपलानी, तो झंडा समिति के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और सलाहकार समिति के थे वल्लभ भाई पटेल और वित्त व स्टाफ समिति के थे राजेंद्र प्रसाद। तो दूसरा यहाँ पर असम्मिलित है। 71 नंबर क्वेश्चन है, देखो, सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखो, विधि का शासन, तो विधि का शासन इसमें जाएगा इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इसमें जाएगा जापान। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल के द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो इसमें कनाडा जाएगा। और समवर्ती सूची इसमें जाएगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। तो 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर 3। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसमें जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, इसमें जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 है, नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और अन्य को तर्क आर कहा गया है। देखो, अभिकथन है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और कारण है यहाँ पर, यानी तर्क है कि भारतीय संविधान न तो संघानात्मक है और न ही एकात्मक है। तो सही विकल्प का चयन करें। तो देखो, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, तो इसमें जाएगा 1 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य है? संविधान का कार्य है, देखो, पहला है कि यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, सही है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, ये भी सत्य है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये गलत है। और यह कुछ साझी मूल्यों की अभिव्यक्त करता है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी, इसमें जाएगा साथियों ए, बी, डी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 75 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए, अमेरिका, तो अमेरिका में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है, ठीक है। ब्रिटेन से राष्ट्रपति की स्थिति आ जाएगी, ब्रिटेन। कनाडा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार आ जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया। तो 1, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 76 है, चंपकम द्वैराजनवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों से था? तो इसमें जाएगा अनुच्छेद 29 व 46। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों की विशेषताएं मानी जाती है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त, या अत्यंतिक नहीं है, अपितु इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। ये व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। और डी है कि मूल अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इसमें सभी के सभी आ जाएगा उपयुक्त सभी। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित अधिकारों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, सबसे पहले इसमें सी आएगा 1 नंबर पर, ठीक है, कि धर्म की चेतना और मुक्त व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, इसको नंबर डालेंगे 1। उसके बाद में 2 नंबर पर आएगा धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये 2 नंबर पर आ जाएगा। फिर आएगा इसमें किसी भी धर्म के संवर्धन हेतु करों के भुगतान की स्वतंत्रता, 3 नंबर पर। और 4 नंबर पर किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक अनुदेश अथवा धार्मिक पूजा पद्धति में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यह आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है।
इनका क्रम हो जाएगा सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सी, ए, बी, डी। क्वेश्चन नंबर 79 है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस फैसले में यह निर्णय किया है कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। तो इसमें जाएगा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो किस व्यवस्था के अधीन है। तो इसमें आ जाएगा देखो 80 में जाएगा एक तो लोक व्यवस्था, एक सदाचार आ जाएगा इसमें, और एक स्वास्थ्य। देखो राज्य की सुरक्षा और अपराध उद्दीपन ये नहीं आएगा, ठीक है। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 81 के समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। 14 से 18, 14, 15, 16 जाएगा, 13 नहीं आएगा, ठीक है। 14 से 18 है समानता का अधिकार। तो बी, सी और डी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। देख पहला देखो कि मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। दूसरा कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से निलंबित किया जा सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, ये सही है, ठीक है। और संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ये गलत है। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, ए, बी और डी। ए, बी, डी ये सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद 20 में। क्वेश्चन नंबर 84 है एक ऐसी रीट जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। साथियों इसमें कहा जाता है मंडामस, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का इसका दावा नहीं कर सकता, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से किन आधारों पर भारत के संविधान के अनुसार युक्त प्रतिबंध वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा लगाए गए। देखो इसमें मानहानि, ठीक है, शालीनता और नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और अदालत की अवमानना सभी आ जाएगा इसमें, 2 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य के शब्द की परिभाषा नहीं है। देखो भारत की सरकार व संसद है, इसमें राज्यों की सरकार और विधानमंडल भी है। भारत सरकार के नियंत्रण के देश सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी है। भारत की न्यायपालिका ये नहीं है, अनुच्छेद 12 में भारत की न्यायपालिका नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसमें स्थानीय निकाय है और सार्वजनिक क्षेत्र इसके उपक्रम भी आ जाएगा इसमें, जैसे ONGC है और SAIL भी है, तो ये अनुच्छेद 12 में आ जाएगा, 4 गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 88 के आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों को निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पर जाएगा अनुच्छेद 358। क्वेश्चन नंबर 89 है देखो AFSPA इनका संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है। तो इनका अनुच्छेद 34 से, 34, ठीक है।
अनुच्छेद 34 से जाएगा में। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस समूह का संबंध अनुच्छेद 35 से है? तो इसमें अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 और 34 2 नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि रसोई घर देखो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का क्रियान्वयन खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है, सही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 400 रुपये में नहीं 450 रुपये में प्रति माह 2 नहीं यहाँ पर 1 गैस सिलेंडर, ठीक है, 1 गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये दूसरा गलत है, इसमें एक ही सही है, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान राजस्थान के कितने ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है? तो यहाँ पर जाएगा 208। क्वेश्चन नंबर 93 है, देखो सूची 1 सूची 2 नेटकॉन 2024 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, सही है। साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम 2024 ये बोरानाडा जोधपुर, गलत है, इसमें जाएगा जयपुर, ठीक है, जयपुर। व्रचस 2024 IIT जोधपुर, सही है। और मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम बीकानेर, ये भी सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 94 है, राज्य में आर्थिक प्रबंधन व बुनियादी ढांचे के विकास हेतु गठित राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला, इसका कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक निर्धारित किया गया, सही है। वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग है, ये भी सही है। मुख्य सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया, नहीं, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया था, मुख्यमंत्री को। तो इसमें जाएगा 1 और 2 सत्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 95, छठी फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा था? तो इसमें जाएगा 6ठे में। क्वेश्चन नंबर 96 है, जल शक्ति मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत बेस्ट स्कूल और कॉलेज कैटेगरी का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झिटवा का वास सिक्कर, 1 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पर किया गया? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। 98 नंबर क्वेश्चन है, सीनियर वर्ग हेतु 31वां मथुरा दास माथुर अवार्ड से प्रदान किया गया? तो यह जाएगा अभिजीत तोमर को। 99 नंबर क्वेश्चन है कि चीन में आयोजित 10वीं वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 65 किलोग्राम बार वर्ग में कांस्य पदक जीता? तो निकिता बंसल ने। और लास्ट क्वेश्चन है कि देश में पहली बार स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 किस रूट पर स्थापित किया गया है? तो ये स्वयं माधोपुर और कोटा, ठीक है साथियों। तो ये था माइनर टेस्ट पेपर 5, इसके पूरे क्वेश्चन अपन ने देखे और विस्तार से अपन ने इसका आपको सॉल्यूशन दिया है। साथियों ऐसे ही रेगुलर टेस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी साथी क्लास को लाइक करें। कैसी लगी क्लास कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बाकी धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। PDF फाइल आपको थोड़ी देर बाद में ही मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है साथियों। धन्यवाद।